हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं, लगभग 25 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्ले लिस्ट में बना है। आप सबके पास अभी बहुत टाइम है, आप सबको देख सकते हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेट में जो हो बहू आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में ना तो कोई आसान क्वेश्चन है ना तो कोई हार्ड क्वेश्चन है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप सब नए हैं तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। मतलब जो ऋग्वेद में यव शब्द का यूज हुआ है किस फसल के लिए यूज हुआ है, तो यव का प्रयोग किसके लिए हुआ, जौ के लिए हुआ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। और आप सबको बता दें कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो व्यवसाय था ना वो कृषि था। कौन सा काम करते थे आर्य, वैदिक काल में कृषि, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख भी किया गया है। किस ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन सी क्रियाएं थी, 4। एक थी मतलब जुताई था, जैसे खेत की जुताई होता है, ठीक है। फिर बुआई, जब फसल बोया जाता है, फसल जब खेत को जोता जाएगा तो फसल का आगे बोया जाएगा। उसके बाद कटाई, जब फसल हो जाएगा उसके बाद क्या कर लिया जाएगा, कटाई कर लिया जाएगा। और अच्छा अगला क्या, मड़ाई। मड़ाई मतलब उसको मतलब एकदम शुद्ध रूप से करना। तो 4 जो पद्धतियां हैं किसमें ये वर्णन किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। कौन कौन सा, जुताई, जुताई के बाद बुआई, बुआई के बाद कटाई, कटाई के बाद मड़ाई, ठीक है। और यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में ना जो ब्रीही शब्द है, ध्यान देना, ये ब्रीही शब्द किस फसल के लिए यूज हुआ, धान के लिए, ठीक है। तो किस ब्राह्मण में, किस वेद में, यजुर्वेद में ब्रीही शब्द किसके लिए यूज होता है, धान। यव शब्द किसके लिए होता है, जौ, ये तो आपको पता है। और जो माड़ है, ऐसे लिखा गया माड़, ये जो माड़ किसका, जो उड़द फसल होता है ना उसके लिए क्या बोलते हैं, माड़, मारा नहीं माड़ होता है, ठीक है। और आगे क्या, मुगद, एक शब्द मिलता है मुगद। मुगद शब्द किसके लिए यूज हुआ था, मूंगा फसल के लिए, ठीक है। मुगद ये तो कुछ हद तक सिमिलर है। और गोधूम, गोधूम किसके लिए यूज होता है, वो होता था गेहूं फसल के लिए, ठीक है। और मसूर, ये सब अनाज का वर्ण कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के लोग जो फसल पैदा करते थे, ठीक है। परंतु बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो उनकी प्रमुख फसल धान और गेहूं हो गई थी। ध्यान देना, पहले ऋग्वैदिक काल के लोग क्या उगाते थे, जौ। लेकिन फिर जब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उसमें क्या उगाने लगे थे, धान और गेहूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 2, कर कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, तो 8 वर्ष बाद। तो दूसरा का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। और सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि कलिंग ने अपना राज्याभिषेक कब किया था, तो 261 ईसा पूर्व में, सॉरी 268, 268 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक किया था, ठीक है। और कलिंग पर युद्ध कब किया था, 261 में, ठीक है, ईसा पूर्व। एक कलिंग पर आक्रमण है, ठीक है। और जो कलिंग का जो युद्ध का वर्णन मिलता है ना, अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस अभिलेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में। और अशोक जो स्तंभ है, जैसे शिलालेख हो गया श्रीलंका में, किसी भी प्रकार का अशोक का शिलालेख नहीं मिला है, कोई भी शिलालेख श्रीलंका से प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है। और सांची का स्तूप है कहाँ पर? अगर हम सांची का स्तूप बात करें तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और अगर हम बात करें बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। किसके अनुसार? बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार। ठीक है, 84,000। और जो सांची और भरहुत का मूल जो स्तूप है ना, मूल रूप से निर्माण कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसका किसका? सांची और भरहुत स्तूप का। और अभी आपको बताए हैं कि सांची का स्तूप कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसकी खोज कब कौन किया था? 1818 में इसकी खोज हुआ था। और खोज करने वाला कौन था? जनरल हेनरी टेलर। तो टेलर नाम से याद कर लीजिए, हेनरी टेलर। ठीक है, इसकी खोज किया था। और आप सबको एक बता दें कि अशोक का जो एक चंपारण में अशोक द्वारा स्थानांतरित लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित लेख माना जाता है। ये चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। यहाँ का जो अभिलेख मिला है अशोक का, सबसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो आप बताएंगे कौन था? अकबर के समय में। ठीक है। तो इसका देखिए किरोड़ी शब्द किससे जुड़ा है? भू राजस्व से जुड़ा है। ठीक है। जब अकबर ने गुजरात अभियान के बाद, ठीक है, अकबर ने क्या किया? 1573 में 1573 में क्या किया? अकबर ने भू राजस्व विभाग नामक एक अधिकारी की नियुक्त किया। ठीक है। और जो साम्राज्य की संपूर्ण जो खलासा भूमि पर, ठीक है, 182, अगर कितने बात करें, जितने भी सब भूमि था खलासा भूमि, 182 किरोड़ी नियुक्त किया था। किरोड़ी मतलब एक अधिकारी था। तो किरोड़ी शब्द किससे संबंधित है? अधिकारी से। किस प्रकार का या किसके संबंध का अधिकारी था? तो भू राजस्व। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा कि भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया? तो किसका नाम इनसे जुड़ा? दादा भाई नौरोजी का। ठीक है। और जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति का सबसे पहले जो समीक्षक किए थे ना, यही किए थे दादा भाई नौरोजी जी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ध्यान देना, सबसे पहले यही आपसे से पूछा जाता है कि नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? 1926 में। ठीक है। कौन कौन इसमें शामिल थे? देखिए, भगत सिंह भगवती चरण बोहरा भी इसमें शामिल थे। और यशपाल और छबील दास ने नौजवान और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए एक सभा बनाया था, जिसको क्या बोला जाता है? नौजवान सभा। इसमें कौन कौन शामिल थे? यंग लोग तो शामिल थे और स्टूडेंट लोग शामिल थे। कौन इसको बनाया था? भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा और यशपाल और छब्बीस दास, ये सब बनाए थे। ठीक है। और आपको बताएं कि भगत सिंह ने इस सभा के महामंत्री बने थे। तो भगत सिंह इसके क्या बने? महामंत्री। और जो आगे एक नाम आप सबको मिलता भगवती चरण बोहरा का, ये इसके क्या बनाए गए थे? महासचिव। तो भगवती चरण बोहरा महासचिव बने थे और भगत सिंह क्या बने थे? इसके महामंत्री बने थे। अगर हम बात करें अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए एक सभा में एक घोषणा पत्र जारी किया था। इसका जो अधिवेशन हुआ था, इसका सभा कब हुआ था? अप्रैल 1928 में। इसी में अपनी घोषणा जारी किए थे।
ठीक है। बट केवल आपसे ये पूछा जाता है कि ये सभा का गठन कौन कौन शामिल थे, इस सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर है 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था तो किसके द्वारा, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, इसी समझौते के तहत जो महात्मा गांधी जी थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ कब था, तो आप बताएंगे 5 मार्च 1931 को। ठीक है। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए क्या हुआ, राजी हुआ। ठीक है। और दूसरा क्या इसमें तय किया गया कि जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे, ये भी इसी में निर्णय लिया गया। ठीक है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया। पहला डिसीजन, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएगा, और दूसरा कि जो ब्रिटिश सामान है उसको भारतीय लोग मतलब बहिष्कार नहीं करेंगे। ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, बीमेश चंद्र बनर्जी साहब। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 8 का C। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन और H.G. वेल्स, हैराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा केस था, अब बताएंगे, मेरठ संयंत्र मुकदमा केस कब हुआ था, 1929। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आप सब देख रहे हैं किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर C पर है। ठीक है। और मेरठ संयंत्र केस कब हुआ था, 1929 में, 1929 में। ठीक है। और इसमें 31 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में 3 जो लोग थे ना वो अंग्रेज भी थे। ठीक है। और इसी केस में जो विद्रोह का जो समर्थन किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, रूटवेल्ट थे, हैराल्ड लास्की थे, इन सब ने इस पर क्या किया, अपनी अपने टिप्पणियाँ दिया था। ठीक है। तो कुल मिला के संयंत्र केस पूछा जाएगा कब हुआ था, 1929 से संबंधित है। और इसमें कितने अंग्रेज शामिल थे, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो आप बताएंगे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण, तो इसमें कोई नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, JP जोशी नहीं रहेगा। कौन है इसमें थे, JP नारायण या जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अब जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और मतलब अगस्त क्रांति के दौरान या कह सकते भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान JP नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिए गए थे। फिर इन्होंने क्या किया, रात को ही जो कारागार था उसके मतलब दीवार को खोद करके भाग गए। और जब भाग गए थे तो भूमिगत हो करके इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको बोलते आज़ाद दस्ता। तो कौन सा संगठन बना था, आज़ाद दस्ता। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या आंसर बन जाएगा, E ऑप्शन, क्योंकि JP नारायण का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशों में से कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, ध्यान देना। तो सबसे पहले आप सबको बता दें मध्य अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं, 7 देश आते हैं। ठीक है। और कौन कौन से देश से, ग्वाटेमाला है। ठीक है, ये तो है। और कौन सा है, बेलीज है, बेलीज। ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 तो नहीं बता दे रहे हैं, ग्वाटेमाला हो गया, बेलीज हो गया, और अल्साबाडोर। ठीक है। और कौन सा हो गया,
होंडुस रास हो गया, कोस्टारिका हो गया और निकारागुआ हो गया और पनामा हो गया। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो होंडुरास भी है, पनामा भी है, लेकिन जो बी ऑप्शन है सिएरा लियोन, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है, ना कि मध्य अमेरिका का। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? मतलब भारत में वर्षा वर्षा होता है अधिक मात्रा में, लेकिन फिर भी इसको प्यासी देश क्यों माना जाता है? रीजन क्या है? तो आप बताएंगे कि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, बिल्कुल बात सही। आप सब जानते हैं कि जब बाढ़ आता है तो 1-2 दिन पानी रहता है, उसके बाद सब पानी कहाँ बह जाता है? नदियों में बह जाता है, ठीक है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी बात सही है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में ज़ोर से होना, ये भी बात सही। आप जानते हैं जब मानसून आता है तब भी बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो यहाँ पर सब रीजन है, यहाँ ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? मतलब ऐसा केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात हो। तो आप बताएंगे दमन और दीव का। तो दमन द्वीप का लिंगानुपात कितना है? 618 है। और चंडीगढ़ भी तो है ना, चंडीगढ़ का कितना है? 818 है। और लक्षद्वीप का कितना है? 947, ठीक है। और अंडमान निकोबार का कितना है? तो आप बताएंगे 876, 876। तो आप सब देख सकते हैं सबसे कम किसका है? दमन और दीव का है, ठीक है। और अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? पुदुचेरी का है। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पुदुचेरी का कितना था? ये कितना है? 1037, ठीक है। अच्छा, अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की लिंगानुपात कितना है? तो आप बताएंगे 943, 943। और सबसे कम किसका था? किस राज्य का था? तो हरियाणा का बताएंगे, ठीक है। तो न्यूनतम किसका है? हरियाणा का। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर है 14, ज्योग्राफिस क्वेश्चन है, ठीक है। कर कि बाणसागर परियोजना स्थित है, तो बाणसागर परियोजना को किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर। और ये जो बाणसागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। लेकिन ये बाणसागर परियोजना कहाँ पर बनाया गया? मध्य प्रदेश में बनाया गया। और एक जिला शहडोल जिले में इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर है 15, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो सागौन और साल जो वृक्ष है ना, किस वृक्ष के अंतर्गत आते हैं? तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इस प्रकार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ से 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, कह रहा कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ध्यान देना, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए राष्ट्रगान का सम्मान करना ये तो है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना ये भी बात सही है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी बात सही है। जैसे सार्वजनिक मतलब जैसे कोई भी स्मारक हो, ठीक है, कोई मतलब सरकारी संग्रहालय, सरकारी घर, मतलब परिवहन, कुछ भी हो, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के स्मारक, देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा 16 का। तो सॉरी, अभी हमने बताया था ए है ना, लेकिन वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ए नहीं है। और आपको बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य था ना, 21 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया।
अगर सिफारिश की बात करें तो किसकी सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया, तो आप बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है। और जो एक है संविधान के भाग की अगर हम बात करें तो भाग कौन सा इसमें जोड़ा गया था, 4 का ए। और आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 51 का ए में। ठीक है। 10 मूल कर्तव्य जो स्वर्ण सिंह समिति थे ना, इन्होंने कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की मतलब अनुशंसा किए थे, तो आप बताएंगे 8। लेकिन जोड़ा कुल कितना गया था, 10। ठीक है। कुल कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 10। लेकिन वर्तमान समय में तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य में, 11 मौलिक कर्तव्य। और 11वां वाला कब जोड़ा गया था, 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें बताया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात किया है। ठीक है। और आर्टिकल 49 में क्या लिखा है कि राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों की रक्षा करना। ये आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 49 में है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर है 17 क्या है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता। तो अगर कोई सांसद लगातार 60 दिन गायब हैं तो उसको क्या घोषित किया जा सकता है, अयोग्य। ठीक है। तो 17 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। अच्छा, ऊपर एक था ना, आप सबसे ये भी पूछा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य था किस देश से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य को आप क्या बताएंगे, उस समय था USSR, है ना, जिसको रसिया बोलते हैं, वहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। तो जो न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है, जैसे मान लेते कोई चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, है ना, चाहे हाई कोर्ट हो, तो मान लेते कोई आदेश दिया, ठीक है, या कोई डिसीजन दिया, तो अपने डिसीजन को दोबारा कभी भी भविष्य में कभी भी उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। ये शक्ति दोनों को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। और जो न्यायिक पुनर्वलोकन जो प्रक्रिया ना अमेरिका से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका से। ठीक है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल है 137 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है 137 के तहत क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। और ये दोनों कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम मतलब क्रमानुसार अपनाई गई। तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कौन अपनाया था, सबसे पहले राजस्थान अपनाया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो राजस्थान का एक जिला नागौर जिला, इस जिले में सबसे पहले शुरू किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को लागू किया गया था। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें देखिए निदेशकों की जो अधिकतम संख्या ना 25 हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। और किस धारा में बताया गया है, 243 क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कर कि परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर परम शून्य ताप क्या होता है। सबसे पहले आप सबको ये बता दें कि परम शून्य ताप
एकदम न्यूनतम ताप होता है। एकदम न्यूनतम का मतलब कि इससे कम कोई ताप नहीं हो सकता, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा कि किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है, और परम शून्य ताप पर ना कोई भी गैस होगा उसके जो अणुओं की गति होगी, स्पीड होगी ना, एकदम क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है या रुक जाती है। तो यही आंसर भी बन जाएगा, ऑप्शन का बन जाएगा सी। और परम शून्य ताप लगभग कितना होता है, माइनस में बात करेंगे 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये परम शून्य ताप, इससे कम ताप पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम प्रकाश। तो कृत्रिम प्रकाश क्या है कि कृत्रिम प्रकाश के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। अच्छा, अभी आप सब जानते थे कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, ठीक है। तो सूर्य का भी प्रकाश तो जरूरी है, लेकिन आप कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल लाइट के माध्यम से भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करवा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती। तो CNG का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एक इसमें लगभग अगर हम बात करें 93.05% इसमें मेथेन होती है। तो आप जान सकते हैं कि CNG में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, मेथेन। और मेथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं क्योंकि दलदली जगह पर निकलता है, ठीक है। तो जैसे धान की खेती से, है ना, जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा गैस निकलता है, मेथेन। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। और मेथेन किस प्रकार CNG किस प्रकार से गैस है, तो CNG गंधहीन है, स्वादहीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। जो फ्लो ब्लड की है ना, इसका मापन किसके माध्यम से होता है, तो अब बताएंगे रेडियो सोडियम के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों देता है। तो 25 का आंसर क्या बन जाएगा, श्वसन दर का ह्रास, इसी कारण देता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना एक है स्टैंड अप इंडिया, किससे संबंधित है। तो आप बताएंगे ये महिलाओं से संबंधित है या और SC ST से, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, लोन दिया जाता है महिलाओं को, ठीक है। और कब शुरू किया गया था, तो ये योजना कब आया था, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो शब्द किसने प्रस्तावित किया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये शब्द किसने प्रस्तावित किया था, तो अब बताएंगे राधा कृष्णा ने। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 1979 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों के ग्रामीण युवाओं के पारंपरिक कौशल को उन्नत करने के हेतु शुरू किया गया था, जिनकी पारिवारिक आय 35,000 रुपये से कम थी। तो कौन सी आय था, तो आप बताएंगे इसमें ट्राइसेम था। 1979 में कौन सा योजना आया था, ट्राइसेम, 15 अगस्त 1979 में आया था, ठीक है। और इसमें ट्राइसेम के अंतर्गत क्या होता था कि युवाओं को कौशल दिया जाता था, और जिसकी एज कितना है, इसमें एज लिमिट रखा गया था 18 से 35 साल, ठीक है। और जिनकी वार्षिक आयु कितना होना चाहिए, 3500 से कम होनी चाहिए, वही इसमें भाग लेता था।
और ट्राइसिम का मतलब क्या होता है कि स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। इसमें कोई नहीं है तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 29 का ई। कब शुरू हुआ 15 अगस्त 1979 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण नाम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। तो 30 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, और आप सबको बता दें इसका शुरुआत कब हुआ था? 1998 में। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। पहले केसीसी में 3 लाख रुपए सरकार लोन देता था, अब 3 लाख से बढ़ाकर कितना लाख कर दिया? 5 लाख कर दिया। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 कर कि जाकिर हुसैन वादक के लिए मशहूर थे। तो जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो आप बताएंगे तबला वादक था। इनके पिता जो थे ना वो भी तबला वादक ही थे। इनके पिता का नाम क्या था? कुरैशी अल्लाह खान। ठीक है, तो कुरैशी अल्लाह खान के पुत्र थे जाकिर हुसैन। इनके पिता भी तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन साहब को बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 1998 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 2002 में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1992 में 1992 में कौन सा पुरस्कार? 2 बार इनको पुरस्कार मिला, 1992 और 2009 में। एक पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड, तो ग्रैमी अवार्ड 2 बार मिला, 1992 और 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा कि को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे? तो आप बताएंगे 25 मार्च। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब इसकी मान्यता दिया? तो आप बताएंगे 2013 से। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 33 कह रहा कि फीफा कप 2026 की मेजबानी द्वारा की जाएगी। तो फीफा कप जो 2026 में होगा 3 देश मिलकर मेजबानी करेगा, कनाडा और यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों देश मिलकर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा कि हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यूनेस्को हम्पी को कब घोषित किया गया था? तो बताएं 1986 में। ठीक है, और जो हम्पी थी ना, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना 2 सगे भाई ने किया था। एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था बुक्का। कब किया था? 1336 में। ठीक है, स्थापना कब किया था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की। और जो हम्पी है ना तुंगभद्रा, हम्पी किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में, और तुंगभद्रा नदी के किनारे। इतनी सारी बातें आप सब याद कर लीजिए, इसी में से पूछ लिया जाएगा। 35 क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो एक विधेयक है धन विधेयक, है ना। तो धन विधेयक को केवल कहाँ पर मतलब लाया जा सकता है? लोकसभा में। ठीक है, और आप सबको बता दें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 109 क्लास 1 में क्या बोला गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और राज्यसभा में धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही संशोधन। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को ना तो स्वीकार कर सकती है ना उसमें संशोधन कर सकती है। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, ये डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगाती है? तो म्यांमार के साथ किसके सीमा लगाती है? अरुणाचल प्रदेश की लगाती है। ठीक है, और नागालैंड के साथ लगाती है, और मणिपुर के साथ लगाती है,
मिजोरम के साथ लगाती है, लेकिन असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगाती। जो मिजोरम है ना, अभी हाल में क्या हुआ, पूर्ण साक्षर राज्य ही बन गया है। कौन? मिजोरम। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? तो लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। और वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। और आप सबको बता दें ब्यूनस आयर्स ये किसकी राजधानी है? तो आप बताएंगे अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर इसे बोलते हैं, दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत? 10% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। तो 38 का क्या बन जाएगा? ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ नहीं दिया है। ठीक है। तो आपको बता दें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 293 क्लॉज ए। 293 ए में क्या बोला गया है कि एनसीआर दिल्ली में जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी ना, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% से अधिक नहीं होगी। तो दिल्ली में विधानसभा में कुल कितने सीट है? 70। अगर 70 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 7। इसका मतलब दिल्ली में केवल कितने लोग मंत्री बन सकते हैं? 7 लोग मंत्री ही बन सकते हैं। जबकि अगर हम आर्टिकल की दूसरा आर्टिकल की बात करें 75 ए, और ए में क्या बोला गया है, जो केंद्र में होते हैं ना, जो केंद्र की बात करता है, वहाँ पर मंत्री कुल कितने परसेंट बन सकते हैं? 15% बन सकते हैं। जबकि दिल्ली में कितना? 10%। और बाकी जगह मतलब केंद्र में कितना परसेंट लोग मंत्री? 15%। क्वेश्चन नंबर 39, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इस पुस्तक को कौन लिखे हैं? तो आप बताएंगे युवराज सिंह ने लिखे थे। ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 40 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मान्यता कब दिया? 3 दिसंबर 1991 को मान्यता दिया। 1991 को, 3 दिसंबर 1991। इसीलिए 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर 41, देखिए 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 20 का वर्ग करेंगे 4 कितना 400, और 16 का वर्ग करके घटा दीजिए, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। 20 और 16 कितना होगा? 36। 20 में से 16 जाएगा 4। 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 आएगा। तो 12 किस ऑप्शन पर है? डी ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि यदि जी बराबर इतना, और ये तो आप सब हल कर लेंगे, जो जी का वैल्यू आएगा ना फिर उसमें आप किससे भाग कर देंगे? 4 से, क्योंकि 1/4 पूछा। 1/4 मतलब 1/4 से गुणा कर दीजिए, या 4 से खाली क्या कर दीजिए? भाग। तो 42 का आंसर क्या बन जाएगा? आएगा आपका 37। आप सब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। ये भी देखिए आसान ही है। इसका इतने और इतने का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या होगा? 1 2 3 4 5, सबको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5, 5m है तो 5m आ जाएगा, प्लस 3 5 6 9 12, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 35। और टोटल टर्म कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 कैसे? 5 7 35, तो m प्लस कितना आ जाएगा? 7। इसका ऑप्शन पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, देखिए पाइप टंकी से है। कह रहा कि ए और बी दो टैंक को क्रमशः 12 घंटे 16 घंटे नहीं, ये मिनट में भर सकते हैं, और 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किया गया और फिर ए को बंद कर दिया गया। ठीक है। तो पूरा टैंक भरने में बी को कितना टाइम? देखिए ए को बंद कर दिया गया, इसका मतलब शुरू से लेके अंत तक कौन टंकी चालू है, काम पे जारी है? टंकी बी। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एफिशिएंसी से लगा दीजिए। ए कितने मिनट में? 12,
और बी की बात करें कितना 16, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आगे 48, तो 16 12 चौक 48 और 16 3 48। तो ए और बी अगर दोनों एक साथ खोल दे तो कितना यूनिट भरेंगे 7, लेकिन कितने मिनट के लिए खोले 4, तो 7 चौक कितना होंगे 28, इतना पार्ट भर गया है। तो टोटल 48 है, इतना तो 4 मिनट में भर गया है। तो 48 में से 28 जाएगा, देखिए 8 में से 8 जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 20, 20 भाग खाली है। तो बंद किसको किया गया था, ए को, तो बी तो जारी है ना, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 20/3, यही आंसर आ गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा कि 1/1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, क्या है कि इतने दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कितने दिन में कुल कितने मिनट होते हैं। तो 2 1 2, 2 1 3, 3/2 आएगा दिन में है, तो 3/2, एक दिन में कुल कितना घंटा होता है 24 घंटा, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो काट दीजिए, तो इसको काटेंगे कितना आएगा, और ये काटेंगे आएगा कितनी बार जाएगा 12 बार। ठीक है, और 12 3 36, 36 गुणे कितना बच गया 60, इतना क्या आ गया मिनट आ गया। ठीक है, और कह रहा कि 15 मिनट का कितना, तो 15 को ऊपर लिख दीजिए, तो 36 गुणे 60% के लिए 100% से गुणा, 15 3 45, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये काटेंगे कितने 25 चौके 100, और 25 बटे कितना का 36%। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, एक क्या देखिए, स्पेस को इतना लिखा गया है, तो किस प्रकार से लिखा गया, इसको इतना लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो 46 का आपको बताना है। देखिए 19 में से 2 जाएगा 17, 16 में से 2 जाएगा 14, और फिर इसमें ए में देखिए जोड़ा गया है। ठीक है, ए में प्लस कितना किया गया 3। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि जो भी स्वर होंगे, स्वर में +3 किया गया, और जो व्यंजन होंगे उसमें -2 किया गया, यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। स्वर में जहाँ जहाँ भी स्वर होगा उसमें +3 जोड़ देना, और जहाँ जहाँ भी कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पर -2 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसका 46 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। आप सब निकालिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47, कर के दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए, सबसे असंगत कौन सा है। तो सब में देखिए 8 2 10, ठीक है, और 10 में से 2 जाएगा 8, और ऐसे भी आप सब चेक कर सकते हैं, 2 2 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक, ये भी सही है। और 17 2 19, 19 में से 2 जाएगा 17, और 20 20 यहाँ देखिए पहले घटा दिया गया, तो सबसे पहले होता था +2 -2, लेकिन इसमें देखिए क्या किया -2 +2 किया, एक गलत है। तो कौन सा 47 का आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। सब में हुआ +2 -2, जबकि इसमें हुआ -2 +2। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मान लीजिए 15 अगस्त 1994 को बुधवार था, तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप बताएंगे गुरुवार होगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। ऑप्शन निकाल लीजिएगा, गुरुवार आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, विनीता और निकिता बहनें हैं। विनय निकिता के पिता की, देखिए विनीता और निकिता बहनें हैं, ठीक है, दोनों बहन है, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा कि जो विनय है निकिता के पिता, निकिता के पिता की बहन का बेटा है, इसका मतलब बहन का बेटा मतलब उसका फूआ लगेगा, फूआ के लड़का लगेगा। तो विनय का विनीता से क्या संबंध है। ठीक है, तो 49 का आप सबका क्या रहा है, तो आप बताएंगे यही होगा डी, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ देखिए फुफेरा भाई बहन आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में 51 डायग्राम से है, ठीक है। तो कह रहा कि सभी घास झाड़ियाँ, सभी घास, एक मिनट, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, तो सभी घास क्या चीज़ हो गई, झाड़ी हो गया, ठीक है। सभी घास क्या हो गया, झाड़ी हो गया। फिर कह रहा कि सभी जड़ फल है, देखिए अलग कह रहा कि सभी जड़ क्या हो गया, फल हो गया, ठीक है। और सभी फल क्या हो गया, फूल हो गया। सभी फल क्या हो गया, फूल। इस तरह से दो डायग्राम अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो आप सब डायग्राम अलग से बना लीजिए, ठीक। फिर अभी निष्कर्ष आप सबको दिखाएंगे। तो एक मिनट, हम यहाँ ऊपर ही बना ले तब सही रहेगा। सभी घास झाड़ियाँ, घास हो गया, सभी घास क्या हो गया, झाड़ी हो गया, ठीक है। फिर सभी जड़ फल है, सभी जड़ क्या हो गया, फल हो गया, फ्रूट। और सभी फ्रूट क्या हो गया, फ्लावर हो गया। अब यहाँ से निष्कर्ष निकालिए कि सभी घास फूल है, देखिए घास फूल में कोई संबंध नहीं है। सभी जड़ फूल है, सभी जड़ क्या होगा, फूल, बिल्कुल बात सही है। अंदर से बाहर आएंगे तो सब फॉलो करेगा। कुछ फूल फल है, कुछ फूल फल है, भी बात सही है। तो पहला और दूसरा फॉलो करता, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, इसके बाद आप सबका इंग्लिश है। आप सब पैसेज को, वीडियो को रोक करके ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपके ट्यूशन में एक पैसेज तो आना ही आना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51, कह रहे कि व्हाट वाज इट द राइटर डिड नॉट लाइक अबाउट हिज ट्रिप टू जापान। तो क्यों लाइक नहीं करता था, ऑप्शन पढ़ेंगे ना, पैसे पढ़ेंगे तुरंत आंसर आएगा कि दैट ही वुड मिस ए फोर्टनाइट वर्थ ऑफ IB एजुकेशन। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डिड द राइटर नोटिस व्हेन ही अराइव्ड एट नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो क्या नोटिस किया था, तो आप बताएंगे कि द साइलेंस, यही तो नोटिस किया था, एकदम पूरा साइलेंस ही था। आगे क्या है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो 53 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक यू हैव टू डू। यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा 1 इंटेंसिव ट्रेनिंग टू बिकम ए नर्स, ठीक है। और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू फिल इन with an appropriate word, select the correct alternative out of the 4 and indicates it by selecting the appropriate option। करा कि करिश्मा हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वियर। तो यहाँ पर भरना है, क्या रहेगा, तो 55 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। सी लिव्ड, क्या रहेगा, सी लिव्ड। एक मिनट, 54 का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, 54 का सी ऑप्शन रहेगा, यहाँ एन आर्टिकल रहेगा, 1 आर्टिकल थोड़ी नहीं होता, एन रहेगा। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 56, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, जगत प्लस ईस, जगदीश, तो कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द है, मतलब सब में पर्यायवाची है। तो 57 का हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए वृक्ष का कुसुम नहीं होता, वृक्ष कुसुम फूल का होता है, परसुन भी फूल का होता है, ठीक है। हंस, मराल, सारंग, ये सब भी अलग अलग, मोती, मुक्ता, मरकट, सब अलग अलग। वृक्ष का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है, आप सब जान लीजिए, पेड़, तरुल, पादप, गाछ, अगम, रूच, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है।
और भौंरक कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? तो भौंरक बताएंगे मधुकर, भ्रमर, मिलिंद, मधुप, चंचरीख। ये सब किसका पर्यायवाची है? भौंरक का। ठीक है, ये जो मधुकर लिखा भौंरक पर्यायवाची है। और हंस का पर्यायवाची कौन सा है? कलहंस होता है, मधुप होता है, सॉरी कलहंस होता है, हंसराज, राजहंस होता है, श्वेत हंस होता है, सब हंस के पर्यायवाची हैं। 58 का आंसर क्या है कि ऋतु और ऋतु शब्द युग्म में क्या अर्थ भी? तो ऋतु का मतलब, ऋतु का मतलब, तो ऋतु का मतलब आप सब तो समझ गए होंगे क्या होता है? मौसम होता है। और ऋतु का मतलब कितना? सत्य है। ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द। जो नीति का ज्ञान रखता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है नीतज्ञ। ठीक है, तो नीति का ज्ञान रखने वालों को नीतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। और जिसमें तेज नहीं होता उसको निस्तेज बोलते हैं। और जिसके हृदय में ममता नहीं होता उसको निर्मम बोलते हैं। और जिसका कोई आकार नहीं होता उसको निराकार बोलते हैं। ठीक है, वन वर्ड आप सबसे पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो टका सा जवाब देना, इसका मतलब क्या होता है? तो टका सा जवाब देना इसका मतलब तो कोरा उत्तर देना। ठीक है, आगे क्या है? इसके बाद हिंदी का 2 पैसेज मिलेगा। पहला पैसेज आप सब अच्छे से पढ़िएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, कारण कि समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है, ये तो आप वैसे बता देंगे। ठीक है, समय का सदुपयोग का मतलब होता है कि उसे व्यर्थ नहीं करना। 62, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? तो छात्रों को क्यों है? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? जो इनकी महत्ता को समझते हैं वह सफल होते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो जो समय होता है ना, अधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो 63 का आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, क्योंकि धन वापस मिल जाएगा लेकिन समय वापस नहीं मिलेगा। 64, निम्नलिखित में से कौन सा सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो 64 का आंसर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन, प्रमाद हो जाएगा। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है 65, कह रहा कि इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। तो 65 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? छात्र जीवन और समय, ये शीर्षक होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप सबका पैसेज है, पैसेज 2, दूसरा पैसेज है। अब में 2 पैसेज आएगा। क्या है कि पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया? तो लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया था? तो आप सब पैसेज पढ़े हैं, बताइए। तो अब बताएंगे क्या आ गया था? बाजार। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। इसलिए आप सब पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि एक ऑप्शन ई को रखने से ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? पुराने समाज में। तो 67 का आंसर क्या बन जाएगा? समाज का। ठीक है, समाज लोग खुद ही क्या करते हैं, जो कलाएं होती ना, कला, उसको संयुक्त से रखते थे। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है। तो इसका मतलब होता है कला का जो दायरा होना ना, सीमित होना। जैसे आप सब भी बहुत देखते होंगे, जो पहले पारंपरिक कलाएं थी, जैसे हाथ से बनाने वाला बर्तन हो गया, टोकरी हो गया, ये सब धीरे धीरे क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। ठीक है, अजनबीपन का आशय क्या? अजनबीपन, ये तो आप सब बताएंगे। ठीक है, अच्छे से। तो इसका मतलब होता है एकाकीपन। तो 69 का आंसर क्या बन जाएगा? ए। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है कि पूंजीवाद समाज में कला। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। दोस्तों, अब इसके बाद देखेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 91 से करंट अफेयर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली परमाणु
परियोजना कहाँ पर विकसित की जा रही है? सॉरी, उत्तर प्रदेश ने उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना तो अब बताएंगे हरियाणा में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, हरियाणा में एक स्थान पड़ता है, कौन सा? गोरखपुर। हरियाणा के गोरखपुर में इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि इसकी जो क्षमता होगी ना 2800 मेगावाट की होगी। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 92, रायसीना संवाद 2025 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो सबसे पहले कौन सा इसका संस्करण है? 10वां। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। ठीक है, और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि इसमें कौन थे? न्यूजीलैंड के पीएम थे क्रिस्टोफर लक्सन। ध्यान देना, न्यूजीलैंड के पीएम हैं। इसमें विषय क्या रखा गया या थीम क्या था इसका? लोग, शांति और पृथ्वी। इसमें कुल 125 देशों के 2500 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी के सम्मान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया? तो आप बताएंगे कहाँ पर बन रहा है? गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि हाल में आरबीआई ने जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त के लिए किस समूह की स्थापना की घोषणा की? ध्यान देना, आरबीआई कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 94 का आंसर क्या बन जाएगा कि ऑन टैप। तो ऑन टैप की स्थापना कौन करेगा? आरबीआई। किससे संबंधित ऑन टैप? जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 95। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? इतना बड़ा अवार्ड का तो नाम ही है। तो कौन सा देश सम्मानित किया मोदी जी को? तो आप बताएंगे मॉरिशस ने। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन मुद्दे पर कहां पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित किया? तो यूक्रेन के मुद्दे पर एक बैठक हो रहा है, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहे कि हाल में टार्क हम सीमा पर तनाव चर्चा रहा, ये किन देशों के बीच सीमा? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। आप सब बहुत लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे। टार्क हम सीमा किस देश के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में चर्चा रहा गया मिशन के समापन की घोषणा हुई, इसका संबंध किस देश से है? एक मिशन है गया मिशन, तो इसका जो चर्चा है ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है? तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा अंतरिक्ष से। हाल ही में किस ग्लेशियर को जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया? तो कौन सा ग्लेशियर है? तो 99 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए ही बन जाएगा। ठीक है, आप सब इसका नाम याद कर लीजिए। कौन सा है? ओकजू कुल ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, कह रहा कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है? तो कौन सा? कांगेर घाटी और एक नेशनल पार्क है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्टेट में है। ठीक है दोस्तों, आप सबको सेशन कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।